माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 19। कहानी का टाइटल है अतीत के पुराने दर्द। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आराध्या ने अपनी आंखें खोली, रणविजय को उसकी ओर देख ही रहा था। आराध्या की सिसकियां और चेहरे के धड़क रहे दर्द से उसे बेचैन कर दिया था। उसने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की और दूसरे ही पल आराध्या को छोड़ दिया और उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। जैसे ही आराध्या ने महसूस किया कि रणविजय ने उसे छोड़ दिया है, निकल गई और अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में जो कैद आंसू थे वो तुरंत बहकर उसके गालों पर आ गए, जिन्हें पोंछते हुए आराध्या दर्द भरी आवाज में कहती है, काश हम आपसे कभी मिले ना होते। वो पल हमारी जिंदगी में कभी ना आता जब हमारा आपसे सामना हुआ था। तभी रणविजय आराध्या की ओर मुड़ा और बोलता है, सामना तो हो चुका है तुम्हारा मुझसे, सामना ही नहीं तुम भी मेरी हो चुकी हो। काश की अब कोई गुंजाइश नहीं रहे। और हाँ, सच कहूँ तो वो पल जब मैं तुमसे मिला मेरी लाइफ का सबसे मनहूस पल था। और फिर उसी पल दोनों गुस्से भरी निगाहों से एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए, जिसमें से एक दूसरे के प्रति साफ साफ नफरत ही नफरत झलक रही थी। कहानी अतीत में। रणविजय शेखावत एक जाना पहचाना नाम, जिसका नाम टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में सबसे ऊपर आता था। बिजनेस टाइकून में नंबर 1 शेखावत इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और CEO। कुछ ही सालों में इसने अपनी खूब सारी मेहनत के साथ अपना स्टेटस बहुत हाई कर लिया था कि हर कोई उसके साथ काम करना चाहता था। पर रणविजय शेखावत उसे ही चुनता है जो उसके साथ वफादार रहे। वफादारी निभाने वालों को रणविजय शेखावत ऊंचाइयों तक ले जाता है और धोखा देने वालों को पल भर में मिट्टी में मिला देता है। जितना ज्यादा हैंडसम दिखता है उससे ज्यादा देखने वालों को उसमें एटीट्यूड नजर आता है। दूसरी तरफ दूसरों की छोटी सी भी गलती उससे बर्दाश्त नहीं होती। वजह उसका हाई लेवल वाला गुस्सा। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी कमी ना हो, जिससे किसी से कोई मतलब ना, किसी के इमोशन से फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा मतलब ही वह खुद से ही रखता है और उम्मीद भी सिर्फ खुद से, जिसका मानना है दूसरों से उम्मीद मतलब अपनी हार। इसलिए भरोसा वो सबसे ज्यादा खुद पर ही करता है। जो उसे सही लगे वही डिसीजन लेता है। खुद के फैसलों और जिंदगी में वो हद से ज्यादा किसी को घुसते नहीं देता। जितना वो चाहता है लोग उसे उतना ही जानते हैं, सिर्फ जानते हैं। समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। द ग्रेट रणविजय शेखावत। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अलग रखने वाला। काम खत्म रिश्ते खत्म। काम तक का रिलेशन मेल जोल रखता है लोगों से। अगर चाहे भी रणविजय शेखावत से कोई रिश्ता रखना या प्रोफेशनल से पर्सनल होना भी चाहे तो रणविजय शेखावत का एक ही जवाब रहता है, प्रोफेशनली एवर, पर्सनली नेवर। मतलब काम हुआ तो श्योर, अदरवाइज आप अपने रास्ते और मैं अपने। इतना सा जवाब सुनकर सब के सब चुप हो जाते हैं। दुनिया भर में रणविजय के नाम की ही और मार्केट है और उसके बिजनेस की क्या वैल्यू है इसकी तो आप सब जानते ही हैं। बट रियल लाइफ में कैसी है रणविजय शेखावत की, इस बारे से सब अनजान हैं। जितना रणविजय शेखावत ने चाहा उतना ही लोगों ने उसे जाना। उससे ज्यादा वो कभी कुछ शो नहीं करता। रणविजय ने बिजनेस में अपनी स्टडी के बाद ही शुरू किया था और खुद ही उसे बीते सालों में टॉप तक पहुंचाया। रणविजय की मॉम डैड दोनों ही नहीं रहे। दिवाकर जी ने ही उसे पढ़ाया और पाला, जो रणविजय के लिए सबसे ज्यादा खास। और प्यार के नाम पर उसके पास उसके दादू हैं और यार के नाम पर अहम और नितिन। अहम जो उसका बचपन का दोस्त और नितिन रणविजय का कॉलेज टाइम फ्रेंड।
रणविजय की नज़र में फैमिली रिश्तों के नाम पर बस यही लोग हैं जिन पर वो खुद के बाद सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। किसी से कुछ न कहने वाला इन तीनों से कुछ न कुछ कह ही देता है। रणविजय शेखावत वो न ज़्यादा बोलने वाला, कहे तो ऐसा खामोश रहने वाला शख्स जो अपने राज छिपाए रखने में माहिर होता है। उसे किसी से मतलब नहीं सिवाय अपने काम के। अहम और नितिन में अहम रणविजय के बहुत करीब है, कहो तो, जिससे रणविजय अपने हर फैसले, हर बात दिवाकर जी और नितिन से ज़्यादा शेयर करता है। जान बसती है अहम में रणविजय की और नितिन की रणविजय में। जिसका रणविजय अहम को मानता है उतना ही खास नितिन रणविजय को समझता है। नितिन जो रणविजय के साथ परछाई बनकर रहता है, तो अहम को रणविजय अपनी जिंदगी जैसा मानता है। अहम वालिया नितिन कुमार दोनों दोस्त भी हैं और मेहरा इंडस्ट्रीज के एमडी के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। मतलब मेहरा इंडस्ट्रीज यानी शेखावत इंडस्ट्रीज में एमडी के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। मतलब शेखावत इंडस्ट्रीज संभालते हैं तीनों साथ में और बिजनेस करते हैं। रणविजय अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था, तभी नितिन उसके कैबिन में आया। मैं आए? नितिन अंदर आया और रणविजय के सामने आकर टेबल पर हथेली रखकर खड़ा होते हुए बोलता है, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। रणविजय नितिन की ओर देखते हुए, पूछ तो ऐसे रहे हो मिस्टर नितिन जैसे जानते ही नहीं हो। नितिन, तो चलो एयरपोर्ट मेरी सौतन को लाने। रणविजय, या चलो। नितिन बड़बड़ाते हुए, 1-2 महीने बाद आ जाता तो इसको इतनी भी क्या जल्दी थी आने की। रणविजय चेयर से उठते हुए, क्या बोला? नितिन ने फट से दाएं बाएं अपना सर हिलाया और कुछ नहीं, बस बॉस चले। रणविजय आगे चलते हुए बोला, मैंने सुन लिया और हाँ, 1 महीने बाद ही आ रहा है। नितिन रणविजय के पीछे जाते मन ही मन बोल रहा है, महीने बाद आए या महीने पहले, टपक तो रहा है ना। खैर मुझे क्या। रणविजय आगे चलते हुए, जल्दी करो, डोंट वरी, उसके आने से तुम्हारी जगह ना हिलने वाली। वो अपनी जगह, तुम अपनी जगह। नितिन मुस्कुराते हुए, आई नो, रिमेम्बर बॉस, मैं परछाई हूँ, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ मुझे पाओगे। रणविजय, और वो क्या है? नितिन रणविजय के आगे बढ़कर तेजी से चलते हुए, उससे मुझे क्या। इतना कहकर नितिन रणविजय के आगे चला गया और लिफ्ट ओपन की। रणविजय ने नितिन की इन हरकतों पर नामे सिर हिलाया और दोनों लिफ्ट के नीचे आकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रणविजय नितिन दोनों ही एयरपोर्ट पहुंचे। रणविजय गाड़ी से उतरते हुए बोला, हम टाइम पे आए हैं ना? नितिन ड्राइविंग सीट पर बैठा और अपनी घड़ी को ही देख रहा था। टाइम से पहले ही आए हैं बॉस का दोस्त आपका आ रहा है। दोस्त आपका आ रहा है, मेरा नहीं, तो आप घड़ियां गिनिए, मुझे ना कहो यार बार बार टाइम देखने को। यह सुनकर रणविजय ने अपनी कमर पर दोनों हाथ टिकाए और नितिन की ओर देखते हुए खड़ा हो गया। रणविजय को अपनी तरफ घूरता देखकर नितिन बदतेजी दिखाने लगा और फट से बोला, अरे क्या हुआ बॉस? रणविजय, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जल रहा है? नितिन मन ही मन, सीने में मेरे खुद आग लगाकर मेरा महबूब मुझसे पूछता है कि क्या चल रहा है। वाह, मेरा दिल जल रहा है। रणविजय नितिन के एक्सप्रेशन नोट करते हुए मन ही मन बोलने से अच्छा है साफ साफ बोल लो। नितिन लड़खड़ाती जुबान से, वो ना, मैं गाड़ी का इंजन जल रहा है, सब जलेगा ही ना। रणविजय शेखावत की जो गाड़ी है, और रणविजय शेखावत का दिमाग भी तो इतना गर्म है, वैसे ही इस गाड़ी का इंजन। उफ। ये सुनते ही रणविजय अपने हाथ की ओर इशारा करते बोलता है, गाड़ी से बाहर निकलो। नितिन, बाहर अंदर ही ठीक हूँ यार मैं। रणविजय, देखो बाहर निकलो अभी। नितिन अपने हाथ अपने सीने पर रखते हुए, माफ कर दे यार, मैं ठीक हूँ यहाँ, तुम जाओ और मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में ही, ले आओ अपने दोस्त को। मस्कराते हुए ऐसा बोलता है वो। रणविजय नितिन को घूरते हुए, तो तुम बाहर नहीं निकलोगे? नितिन थूक निकलते हुए, बॉस जो बोलेंगे करना ही पड़ेगा। रणविजय, तो आओ बाहर। नितिन ने रणविजय की ओर देखा और गाड़ी की खिड़की खोलकर वो बाहर निकल आया, थोड़ा मुस्कुराते थोड़ा घबराते, और बोलता है, प्लीज यार। रणविजय नितिन को थोड़ा करीब होते हुए, पहले बोल रहे थे ना,
पहले बोलते हो और फिर डरते हो। नितिन अपने कदम थोड़े पीछे लेते हुए, जुबान है फिसल जाती है। रणविजय ने तभी नितिन के कंधे पर हाथ रखा और नितिन अपने कंधे की ओर फिर रणविजय की ओर देखा। अपनी पलकें झपकाने लगा तो रणविजय नितिन के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, चलो आज कुछ नहीं कहता तुम्हें। नितिन, क्यों? रणविजय अपने हाथ बांधकर गाड़ी से सटकर खड़ा होते हुए बोला, आज मैं खुश हूँ। सो नितिन, ओह, और खुशी की वजह वो अहम। देखो, अगर उस वजह से मुझे बख्श रहे हो तो डांटने मारने से तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी उस जान के नाम पर एहसान। चलो एक दो मुक्के मार लो, चलो। रणविजय हैरान होते हुए, आर यू मैड? नितिन, यस आई एम मैड। सीरियसली, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे? रणविजय ऐसा बोलता है, वो खुद प्रॉब्लम है। नितिन टपाक से बोलता है। रणविजय नितिन का कॉलर पकड़ते हुए, जस्ट शट अप और अपनी जुबान पर लगाम लगा दो। नितिन रणविजय की ओर देखते हुए, उसके लिए तो तुम मेरे कॉलर पकड़ लेते हो, क्या मेरे लिए उसकी कॉलर पकड़ सकते हो? ये सुनते ही रणविजय ने नितिन की कॉलर छोड़ दी और शर्ट सही करते हुए पीछे हो गया। तभी नितिन मुस्कुराते हुए आगे चलते बोला, इसलिए उसे मेरी सौतन कहता हूँ। चलो आती होगी तुम्हारी जान। रणविजय वहीं खड़ा मन ही मन बोलता है, जानता नहीं हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि चाहता नहीं हूँ। तुम्हारे लिए अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो दे दूंगा। तभी नितिन पीछे मुड़ा और रणविजय के पास आकर बोलता है, क्या हुआ, चलो। रणविजय ने नितिन की ओर एकटक देखा तो नितिन हंसते हुए बोला, अरे यार, मेरा मजाक को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही तुम इतने सीरियस टाइप बंदे हो और सीरियस हो गया तो मैं हैंडल करना भाई मुश्किल हो जाएगा। चिल करो यार, मेरी ज़ुबान है ऐसे ही फिसल जाती है, किसी दिन मेरे हाथ मर जाओगे, ऐसा रणविजय ने कहा। नितिन बोलता है, तेरे लिए तो मैं खुद मर जाऊं। अब चल महाराज। और फिर दोनों एयरपोर्ट के अंदर पड़ जाते हैं। वेटिंग एरिया में रणविजय और नितिन दोनों अहम का फ्लाइट का वेट कर रहे होते हैं, जो आने ही वाली थी। थोड़ी देर में फ्लाइट आ जाती है पर अहम का कोई भी अता पता नहीं होता। रणविजय और नितिन काफ़ी हैरान होते हैं और नितिन बोलता है, फ्लाइट तो आ गई है पर वो कहाँ रह गया? नितिन इधर उधर देखते हुए, इस फ्लाइट से आया होगा तो अब तक तो आ जाना चाहिए। रणविजय, व्हाट यू मीन? नितिन, इसी फ्लाइट से आने वाला था क्या? रणविजय, हाँ यार, इसी फ्लाइट से आने वाला था। तो नितिन कहता है, तो फिर क्यों नहीं आया? ये सुनते ही रणविजय ने वेटिंग एरिया से निकलकर अहम को फ़ोन लगाया। अहम फ़ोन नहीं उठाता। रणविजय फिर अहम को फ़ोन लगाता है, उसने फिर भी कॉल नहीं उठाया। रणविजय को परेशान देखकर नितिन बोलता है, क्या हुआ, आने वाला था या आया नहीं और कॉल भी नहीं उठा रहा है? रणविजय फ़ोन की ओर देखकर बोला, तो परेशान क्यों हो रहे हो इतना? नितिन ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रणविजय ने अपना कंधा झटकते हुए नितिन की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, अब तेरी तरह उसके ना आने पर खुशी तो नहीं मना सकता। ओए हेलो, उसके आने पर मैं खुश हूँ या ना हूँ, पर तुम जानते हो ना, उसके आने पर तुम खुश होते हो, इस बात से मैं बहुत खुश होता हूँ। लाओ फ़ोन दो, मैं ट्राई करता हूँ। कहते उसने नितिन से रणविजय के हाथ से कहते हुए नितिन ने रणविजय के हाथ से उसका फ़ोन ले लिया और साइड में होकर अहम को फ़ोन लगाना ट्राई करने लगा। अहम ने एक बार भी फ़ोन न उठाया। रणविजय इस बात को लेकर परेशान हो रहा था तो नितिन रणविजय को लेकर परेशान। तभी रणविजय के फ़ोन पर मैसेज आया। उसे नितिन ने पढ़ा तो मुस्कुराते हुए रणविजय की ओर मुड़कर बोलता है, सारी दुनिया रणविजय शेखावत के लिए रुकती है पर वो किसी के लिए नहीं रुकता सिवाय एक शख्स के, जिसका इंतज़ार करते करते वो रणविजय शेखावत बस एक शख्स का ही इंतज़ार करता है और खुद उसे एयरपोर्ट भी लेने आता है और उस शख्स को तो फुर्सत ही नहीं है कि नहीं आ रहा हूँ, एक कॉल करके बता देता है, जबकि जानबूझकर ये करता है। वो ऐसा और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से रणविजय शेखावत उफ तक नहीं करता। रणविजय का फ़ोन उसकी ओर बढ़ाते हुए ये सब नितिन ने उसे सुनाया था। ये सुनते ही रणविजय ने अपना फ़ोन लिया और अहम का आया हुआ मैसेज पढ़ा। आज नहीं कल आ रहा हूँ, आज अर्जेंट काम आ गया था जिससे करने ही आया हूँ, बिजी था तो बता नहीं पाया, बाद में कॉल करता हूँ, ओके। ये मैसेज पढ़ते ही रणविजय ने अपना फ़ोन कोट में जेब में डाला और एयरपोर्ट की ओर बाहर निकल गया। नितिन उसके पीछे चलते हुए, इतनी भी क्या जल्दी थी आने की, सिर्फ आने की टाइमिंग से ही चले आए लेने।
पूछ तो लेते आ भी रहे हो या नहीं। रणविजय कुछ नहीं बोला, बस तेजी से चला गया। तभी वह किसी से टकरा जाता है, जिससे वह टकराता है वो कोई और नहीं बल्कि आराध्या शर्मा थी। दोनों की भिड़ंत होते ही दोनों लड़खड़ा जाते हैं। आराध्या गिरने ही लगी थी कि रणविजय की बाहों ने उसे थाम लिया था। आराध्या रणविजय की बाहों में थी और रणविजय उसकी तरफ एकटक देखे जा रहा था। नितिन के साथ आते आते उन लोगों ने भी देख रहे थे। रणविजय और आराध्या की नजरें एक दूसरे पर ही ठहरी थी। तभी ओह हेलो कहते हुए आराध्या रणविजय के कंधों को पकड़कर उसकी बाहों से उठी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर देख कर चलो, तूफान के जैसे उड़े ही जा रहे हो और संग में दूसरों को भी उड़ाए जा रहे हो। आंखें हैं या कि अंधे हो तुम? आपके सामने से आती हुई इतनी बड़ी लड़की आपको दिखाई नहीं दी? खुद की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा, और अभी भी गिरते और मुझे भी गिराते। हड्डियां जो टूटी वो अलग, पर रणविजय तो जैसे बुत बन के खड़ा था, बिना पलके झपकाए, बिना हिले, एकटक आराध्या के चेहरे को ही निहारते जा रहा था, मानो उसकी निगाहें बस आराध्या पर ही ठहर गई थी। वो आसपास का कुछ भी उसे ख्याल ही नहीं था। रणविजय को ना रहा। आराध्या जो बोले ही जा रही थी उस पर भी उसने कोई ध्यान न दिया। उसकी नजरें आराध्या से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोस्ट बैचलर बंदा जिस पर हजारों लड़कियां मरती हैं, हजारों दीवानी है जिसकी, एक झलक पाने के लिए मर मिटने को तैयार हो जाती है। रणविजय उन्हें देखकर ये हमेशा चाह रखती हैं और रणविजय उन्हें देखे ये हमेशा चाह रखती हैं। पर जो रणविजय शेखावत किसी लड़की को एक नजर भी नहीं देखता, आज वो एक चेहरे को अपने सामने देखकर बिल्कुल खो सा गया था। आराध्या की एक झलक में अपने होश ही गवा बैठा, जिसे देखकर सबके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। आज उसकी धड़कनें बेहिसाब बढ़ रही थी, जिससे उस वक्त वो खुद भी अनजान था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई नो मैं ये स्टोरी डालने में थोड़ा लेट कर देती हूँ, मुझे भी ये स्टोरी लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे भी रेगुलर ही कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। कहानी अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड।